हेलो एवरीवन, आई एम लव मौर्य, करंटली फर्स्ट ईयर बीबीएससी एंड एस दुआसू मथुरा। सो आज मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री के पीवाईक्यू, जो कि किसी भी वेटनरी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं लाया हूँ ये वेटनरी के ही क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको लगा के जाइएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी रहेंगे, तो आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वेटनरी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अभी भी फॉर्म का लास्ट डेट तो इंक्रीज़ हो गया है, तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म फिल कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और इसी तरह क्वेश्चन आता है, आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। आयन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और क्वेश्चन पढ़ के हमको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और कैसे लगेगा। आयन इलेक्ट्रॉन विथ एटॉमिक नंबर 112, तो 112 एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का, हैज़ बीन मेड रिसेंटली, जो कि रिसेंटली मेड है। और ई शुड बी, तो ये कौन सा होगा? ट्रांजिशन मेटल होगा, लेंथिनाइड होगा, नोबल गैस होगा या एक्सीडेंट होगा? तो सबसे पहले 112, तो हमको तो ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो पता नहीं चलता कि 112 कौन से ग्रुप का है, कहाँ का है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो जो पीरियोडिक टेबल हमें रहता है, इसमें 118 जो होता है लास्ट ग्रुप 8 नंबर वाला, यहाँ पे 118 आता है। ठीक, 118 के बाद 17, 116, 15, 14, 13, 12, तो कहीं ना कहीं 12 इधर आता है। तो अगर हम देखें तो 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक हमारा जो रहता है ये नोबल मेटल और ये सब, ये पी ब्लॉक होता है। तो पी ब्लॉक के जस्ट बगल वाली जो सीरीज़ होगी वो 112 की होती है। तो यानी कि ये 12 होती है, 12 ग्रुप की। और 12 ग्रुप की यानी कि जो ये होगा वो डी ब्लॉक में आएगा। डी ब्लॉक में ही तो आएगा, इधर 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक में जाता है, और 12 से लेकर इधर 3 तक, 3 से 12 तक जो होती है ग्रुप, ये डी ब्लॉक की होती है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं बताइए? डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन मेटल। तो ऑप्शन बी सही है। सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत आसान आता है, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हाईएस्ट किसकी रहेगी? जो ऐसा जो रहेगा जो न्यूक्लियस के पास रहे, जिसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो न्यूक्लियस के पास अगर है, तो क्या होगा कि उसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी वो ज़्यादा होगी। तो अगर हम देखें इसमें सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है कौन न्यूक्लियस के पास है, तो इसमें सबसे न्यूक्लियस के पास सी ऑप्शन 1s2 जो है वो न्यूक्लियस के जस्ट पास है। और अगर हम इसको देखें और इस मेटल को देखें या फिर इसको देखें तो ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर एफ ऑर्बिटल आ जा रहा है और इसमें डी आ जा रहा है तो ये कहीं यहाँ पे होंगे, लेकिन एस जो है यहाँ पे होगा। तो आपका जो आउटर हाईएस्ट वैल्यू होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल की, वो किस पे डिपेंड करती है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कितना पास है। तो ऑप्शन सी सही है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। व्हेन KMnO4 रिएक्ट विद एसिडिफाइड FeSO4, तो जब KMnO4 रिएक्ट करता है एसिडिफाइड FeSO4 से तो उस समय क्या होता है? तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का केस है। तो इसमें हम सबसे पहले इस रिएक्शन को देखेंगे कैसे होता है। तो KMnO4 है, ये रिएक्ट कर रहा है FeSO4। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि KMnO4 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो इसमें KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैंगनीज की वो +7 है। इसमें KMnO4 की कितनी है? +7 है। और FeSO4 की कितनी है? +2 में है। ठीक, तो इसका जब हम करवाते हैं एसिडिफाइड बोलना है ना, तो एसिडिफाइड जब हम करवाएंगे किससे? H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक, तो इसमें क्या होगा? KMnO4 का जो होगा KMnO4 जो रहेगा आपका वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन जब ये इसको रिएक्शन हम कराएंगे तो मैंगनीज MnO4 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में चला जाएगी। +7 से 2 में आना रिडक्शन होता है। और FeSO4 में क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो बढ़ जाता है ये +3 में चला जाता है। ठीक, यहाँ से तो ये +3 में अगर चला गया और कंपाउंड क्या बनाएगा? FeSO4 का होल थ्राइस ये बनाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है। तो इस केस में क्या होगा? FeSO4 जो होगा ऑक्सीडाइज होगा, KMnO4 रिड्यूस होगा। तो ऑप्शन सी सही है। आई होप आप लोग को सही लगा होगा। और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसान ही आता है।
बस आप लोग को सिलेबस कंप्लीट करके ही जाना, छोड़ के नहीं जाना। CuNH3 का होल 4+2 इज पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो अब हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर में क्या है, टेट्राएमाइन कॉपर आयन। ठीक, टेट्राएमाइन कॉपर आयन इज ए पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ कॉपर इज रिस्पेक्टिवली। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है और हाइब्रिड स्टेट कितना है। तो सबसे पहले हम कॉपर की जो इसमें हम कॉपर में देखेंगे कि +2 इसकी स्टेट है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +2 है। तो अब हम इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो आर्गन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, 4s1 3d 10 हो जाता है। अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है। ठीक है, तो 10 हो जाता है। तो हम 4s1 और 3d 10 ये नॉर्मल कॉपर के ऑक्सीडेशन कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब इसमें +2 हम इसमें से निकाल देंगे आउटर मोस्ट सेल से, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो 3d 9 बचेगी। ठीक, तो हम इस इलेक्ट्रॉन को भर देंगे d ऑर्बिटल में। d ऑर्बिटल में 5 कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने 9 इलेक्ट्रॉन भर दिया, और जो s ऑर्बिटल है वो खाली रहेगा पूरा। ठीक, तो s ऑर्बिटल खाली है और p ऑर्बिटल भी खाली है। ठीक, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे जो होगी ये खाली रहेगी। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेगा, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी sp3d होगी। यहाँ से s, यहाँ से p में 3 इलेक्ट्रॉन, sp3d। तो यहाँ की जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी sp3d बनेगी। आई होप समझ में आया होगा। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन और sp3। ठीक है, d अगर हम d हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं, लेकिन d का एक यूज हो चुका है, तो sp3। ठीक, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें से पूछा गया कि कौन सा गलत है। ठीक, तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, तो ये आयनाइजेशन है, क्योंकि इसमें Br जो होता है ब्रोमीन, उसमें माइनस का होता है और इसमें माइनस होता है, तो इसमें आयन का खेल है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे किसमें आयनाइजेशन हो रहा है, किसमें कोऑर्डिनेशन हो रहा है। इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ये दिया गया कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहा है, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ठीक, इसमें 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, तो यानी कि ऑप्शन बी सही है। 6 नंबर में क्या पूछा गया, बीच ऑफ द फॉलोइंग विल फर्निश +3 आयन इन सॉल्यूशन। तो इसमें से कौन सी कर रही है प्लस आयरन की जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयरन हेक्सासाइनाइड फेरेट जो होती है, इसमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, आयरन हेक्साफेराइड आयरन हेक्सासाइनाइडो फेरेट, आयरन हेक्सासाइनाइडो फेरेट। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +2 भी होती है, +3 भी होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, आयरन हेक्सासाइनाइडो फेरेट। ठीक, तो ये सब गलत है, तो ऑप्शन ए सही है। बीच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट पोलर। तो इसमें से सबसे अधिक पोलर कौन है, तो पोलर जो सबसे अधिक होता है वो होता है CH3Cl। इसका सीक्वेंस भी इम्पॉर्टेंट है। तो CH3Cl जो है वो सबसे मोस्ट पोलर होता है कंपेयर टू, क्योंकि इसकी डाइपोल मूवमेंट जो होती है अधिक होती है। तो डाइपोल मूवमेंट से हम निकालेंगे कि कौन पोलर है कौन नहीं, और कंपेरिजन टू CH3F से इसकी जो पोलरिटी होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो C और Cl बॉन्ड होते हैं, CCl बॉन्ड, ठीक है, ये लॉन्गर होता है C फ्लोरीन बॉन्ड। ठीक, तो इस वजह से इसकी जो CH3Cl होती है इसका मोस्ट पोलर होता है। अब हम पढ़ते हैं आगे। व्हाट द रॉन्ग अबाउट CO3 कार्बोनेट आयन में, क्या इसमें से रॉन्ग है, तो ये प्लेनरी स्ट्रक्चर होता है। हाँ, ये प्लेनरी स्ट्रक्चर होता है। इट हैज़ 1 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड इसमें नहीं होते हैं, तो यही गलत हो जाएगा। इट हैज़ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। हाइड्रोलाइसिस जब हम करते हैं कार्बोनेट आयन का तो बेसिक सोल्यूशन मिलता है, हाँ मिलता है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर ये होता है क्योंकि CO3 जो होती है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp2 होता है। तो अगर कोई चीज़ sp2 है तो इसकी जो स्ट्रक्चर है प्लेनर है।
और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो इसमें नहीं होते हैं, और लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो 3 स्ट्रक्चर मिलते हैं हमें रेजोनेटिंग। कौन कौन से 3 मिलते हैं? तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए, एक स्ट्रक्चर इसका ये हो गया, और एक स्ट्रक्चर अगर हम रोटेट कर दें ऑक्सीजन को इधर, ठीक, और एक ऊपर, ठीक। तो ये 3 स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं कार्बोनेट आयन के। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है, ठीक। तो इसमें इसका ऑप्शन बी वाला जो है, इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं पाया जाता। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कार्बन मॉलिक्यूल हैज़, तो कार्बन मॉलिक्यूल में क्या होता है? सबसे पहले हम कार्बन मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर जानेंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं C2 मॉलिक्यूल में? इसमें होंगे हमारे 12। तो हम 12 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो इसको कैसे भरना है? आप लोग को ये पता होगा कि सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग वाला, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। फिर इसके बाद में क्या आ जाता है? पाई आ जाता है, पाई 2px और पाई 2py। अब इसमें हम देखेंगे हमको 12 इलेक्ट्रॉन भरनी है, तो 2 इस यहाँ पे भर दिए हमने, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 2 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ किस आउटर सेल में भरी है? पाई में, पाई 2py में हमने 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरी है। तो इसमें हमने पूछा गया है, तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो C2 मॉलिक्यूल के लिए क्या है? तो ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड, ओनली 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। तो इसमें केवल लास्ट इलेक्ट्रॉन में क्या भरा गया है? 2 पाई बॉन्ड भरा गया। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ब्लू विट्रियल हैज़, तो ब्लू विट्रियल जो होता है, सबसे पहले नंबर इसका फार्मूला हमें मतलब पता होना चाहिए ब्लू विट्रियल का। तो ये क्या होता है? CuSO4 5s2। तो ये ब्लू विट्रियल का फार्मूला है। तो इसमें से पूछा गया कौन सा, इसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर H2 आप लोग देख लिया तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पक्का होता है। आयनिक बॉन्ड भी है, SO4 है यहाँ पे, तो आयनिक बॉन्ड भी होगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी है, तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो ब्लू विट्रियल है आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑल ऑफ द अबव। आई होप समझ में आया होगा। और ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PYQ भी है। ये बार बार क्वेश्चन यही सब पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में वेटनरी के। अब हम देखते हैं 11 नंबर पे, फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विथ वेथाइलिक एनाइडाइड प्रेजेंस ऑफ concentration H2SO4 फॉर्म X विच प्रोड्यूस पिंक कलर ऑन रिएक्शन विद बेस द कंपाउंड X। तो इसमें कंपाउंड X पूछा है। जब फिनॉल का रिएक्शन जब हम करवाते हैं पिथैलिक एनाइडाइड से, तो पिथैलिक एनाइडाइड क्या होती है? पिथैलिक एनाइडाइड जैसे उसका स्ट्रक्चर हमें पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। तो इसका रिएक्शन जब हम फिनॉल से कराते हैं, ठीक, तो फिनॉल से जब हम कराते हैं H2SO के प्रेजेंस में, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा। H2SO के प्रेजेंस में अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से फिनॉल और इसको मिला के यहाँ से पानी निकल जाएगा, ठीक। और जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो पिंक कलर का मिलेगा। तो पिंक कलर का हमें फिनॉल्फ्थेलिन जो होता है वो पिंक कलर का होता है। ये लोग ये चीज़ आप लोग ध्यान से करिएगा। फिनॉल्फ्थेलिन जो होता है हमारे पिंक कलर का होता है, और ये हमें जो मिलेगा फिनॉल्फ्थेलिन मिलेगा। और फिनॉल्फ्थेलिन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो जो होता है कुछ इस तरह होता है। यहाँ से बेंजीन एडिज रहेगा, और जो फिनॉल का बेंजीन रहेगा वो आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हमें कुछ एरोमेटिक कंपाउंड मिलेंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिनॉल्फ्थेलिन हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं 12 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स हाइड्रोजन गैस विथ सोडियम। तो इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन गैस देगा सोडियम के साथ रिएक्ट करने पे? तो इथीन जो होगा, यानी कि ये
इथीन होगा, हाइड्रोजन गैस देगा सोडियम से रिएक्ट करके। ठीक, ये इसका रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो जब ये सोडियम से रिएक्ट करता है तो ये क्या क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। 13 नंबर क्या है, एन अननोन कंपाउंड हैज मोलर मास 240 ग्राम मोल, एन एम्पेरिकल फार्मूला इज CH2O, देन इट मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी। तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है। तो एम्पेरिकल फार्मूला बाय वेट हम लोग को कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। ठीक, एम्पेरिकल फार्मूला बाय वेट कैसे निकालेंगे 30 हम लोग, बाय वेट अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालें तो यहाँ से देखिए, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 10 20 30, तो टोटल हमारा 30 आ गया, 30 ग्राम। तो सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला बाय वेट निकालेंगे तो 30 आ गया। और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एक फार्मूला होता है फर्दर, n इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन तो मॉलिक्यूलर वेट जो मॉलिक्यूल्स का जो फार्मूला होता है वो होता क्या है, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तो एम्पिरिकल फार्मूला वेट जो हमें 30 निकल गया और मोलर मास 240 है, तो 240 डिवाइड बाई हम 30 कर देंगे तो हमें n की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि n की वैल्यू होगी वो हमारे एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 8, तो n की वैल्यू हमें 8 मिल गई यहाँ से। तो n की वैल्यू हमें जब 8 मिल गई है तो उसे हम एक मिनट, तो उसे हम CH2O में मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा C8H16O8, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा C8H16O8, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक, तो एक फार्मूला होता है n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो इसे डिवाइड कर देंगे, ऐसा भी होता है। ठीक, तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कौन से इसमें से एल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव है, तो सबसे अधिक जिसमें सबसे कम हिंड्रेंस इसमें होगा। ठीक, तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे पहले देखेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कि वहाँ पे कम मॉलिक्यूल हो, तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किस में है दिख रहा है, SCHO में। ठीक है, और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और पॉजिटिवली चार्ज जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, हाइब्रिडाइज कार्बन जो होता है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, sp2 अगर है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ से। द रिएक्शन CH2 CH3 HBr, ये पूरा जो है रिएक्शन कौन सी टाइप की रिएक्शन है, तो ये प्रोपाइलिन दिया गया है, प्रोपाइलिन की बात कर रहा है। प्रोपाइलिन जो है HBr से रिएक्ट कर रही है। ठीक, तो क्या बना रही है 2 ब्रोमोप्रोपेन बना रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, ब्रोमीन ऐड हो रहा है, तो यानी कि ये कंफर्म हो गया कि एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, एडिशन रिएक्शन है। फ्री रेडिकल तो इसमें बन नहीं रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। अब ये देखिए कि न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन जो जुड़ रहा है इस वजह से इसे इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही है हमारा। ठीक, क्या सही है, ऑप्शन ए सही है। हम बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन, तो इसमें से कौन सा रिएक्शन आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे रहा 60 नंबर पे। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन नहीं दे, तो जितने भी कार्बोनिल ग्रुप होते हैं और फिर अल्कोहल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, वो सारे देंगे। तो इसमें से देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये भी देता है, और अल्कोहल वाला ग्रुप देता है, एल्डिहाइड ग्रुप देता है, लेकिन ये जो है ये नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ये नहीं देती है। जनरल फार्मूला पैराफिन का जनरल फार्मूला क्या है, तो पैराफिन का जनरल फार्मूला जो होता है C2H6CH4 इस तरह के। तो
पैराफिन जो होता है जनरल फार्मूला कौन सा है, CN2N+2 पैराफिन। ठीक, जैसे मीथेन एन के लिए क्या होता है, एल्केन के लिए C2CnH2n+2 एल्केन के लिए ये होता है। तो पैराफिन जो होता है वो एल्केन होता है एक तरह से, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा CnH2n+2। तो ऑप्शन सी सही है। कोलिन्स रिएजेंट क्या है, कोलिन्स रिएजेंट देखिए रिएजेंट पे क्वेश्चन आएगा ही, तो रिएजेंट का नाम आप लोग बेसिकली याद कर लीजिएगा पूरा। तो कोलिन्स रिएजेंट जो होता है वो क्रोमियम होती है उसमें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे Cr2O3, तो ये वाली चीज़ इसका सही है, ऑप्शन डी सही है। कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म, तो कैल्शियम कार्बाइड का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है, तो इसका क्या बनता है, एसिटिलीन बनती है। जब हम कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिटिलीन बनती है। विच आर द फॉलोइंग मैक्सिमम बेसिक, तो इसमें से कौन सा मैक्सिमम बेसिक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक जो होती है करेक्टर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है प्लस आई इफेक्ट जो होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और स्टेरिक इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लस आई इफेक्ट किस में जाता है, तो प्लस आई इफेक्ट इसमें जाता है। डाई इथाइलामाइन जो है, डाई इथाइलामाइन इसमें प्लस आई इफेक्ट के कारण इसकी मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ होती है। और अगर हम देखें इस कंपाउंड को ट्राई इथाइलामाइन, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाता है, इस वजह से इसका कम हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है, स्टेरिक इफेक्ट लग जाता है, सॉरी। तो विटामिन B12 कंटेंट, तो 21 क्वेश्चन में पूछा गया है विटामिन B12 जो होती है वो क्या कंटेंट करती है, तो साइनोकोबैलामाइन कंटेंट करती है, ठीक है। CO थर्ड जो साइनोकोबालामाइन होती है, साइनोकोबालामाइन उसमें जो होता है कोबाल्ट की जो स्टेट होती है ऑक्सीजन स्टेट थर्ड होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं 22 नंबर पे, एसिटामाइड एंड NaOBr एंड या फिर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिटामाइड जो है, और एसिटामाइड पहले नंबर ये कौन सा है, CH3CONH2, इसे एसिटामाइड बोलते हैं, CH3CONH2, ठीक है, ये एसिटामाइड है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOBr या फिर बेसिक मीडियम में, ठीक, तो इसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बोलते हैं इसी को। इसमें क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में जो कार्बोनिल ग्रुप होती है CO वो पूरी हट जाती है, और क्या बनती है, मीथेनामाइन CH3NH2। तो CH3NH2 को क्या बोलते हैं, मीथेनामाइन। तो ऑप्शन बी सही है। तो ये बेसिकली अगर इस रिएजेंट को देख रहे हैं आप, और इस रिएजेंट को देख रहे हैं, तो इससे आप लोग ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं पूछ लेता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन रिएजेंट का नाम, तो रिएजेंट ये हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट क्लोरीन कंटेंट, तो इनमें से किस में सबसे हाईएस्ट क्लोरीन कंटेंट होती है, तो 23rd में क्या होता है, क्या हो जाएगा, जो CCl इज ए कॉल्ड पायरीन, इट हैज हाईएस्ट क्लोरीन कंटेंट, ठीक है। तो पायरीन में जो होती है सबसे अधिक हाईएस्ट क्लोरीन कंटेंट होता है पायरीन में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो ऐसे ही आएगा। विच डज नॉट हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप, किसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होती है, तो पिक्रिक एसिड जो होती है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होती है, ये टाइनाइट्रोफिनॉल होती है, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होती है, और पिक्रिक एसिड का नेम क्या है, टाइनाइट्रोफिनॉल। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है, एक बेंजीन लेंगे, ठीक है, और अल्टरनेट पोजीशन में NO2 लगा देंगे, ठीक, एक छोड़ के एक, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राइनाइट्रोफिनॉल हो गया। 25 में क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 5 एलिमेंट, तो 5 एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है। वो पाँचों एलिमेंट कौन कौन से हैं, ABCDE, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, एक का 0। द रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, तो इसका रिस्पेक्टिव डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। तो इन एलिमेंट का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है डिक्रीज जो करेगा वो इंक्रीजिंग इन देयर रिडक्शन पोटेंशियल, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है
तो इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो डिक्रीज करेगी। तो अगर हम देखें तो ए सबसे अधिक जो है इसकी है रिडक्शन पोटेंशियल, उसके बाद डी की है, डी यानी कि सेकेंड लास्ट, फिर इसकी है, फिर उसके बाद लास्ट की है ई की है। तो इसका क्या हो जाएगा ए डी ई बी सी, तो इसका यही हुआ ऑप्शन ए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट जो होगा डिक्रीज करेगा कब, जब इंक्रीज करेगा देयर रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, जब ये डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कीप द वाइट प्रेसिपिटेट विथ AgNO3 सॉल्यूशन। तो इसमें से कौन सा वाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा AgNO3 सॉल्यूशन के साथ, ठीक। तो 2-ब्यूटीन इसमें नहीं देगा, तो ऑप्शन सी सही है। एल्काइन गिव वाइट प्रेसिपिटेट विथ अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन। तो 1 एल्काइन जो होगा वो वाइट प्रेसिपिटेट देगा अमोनिकल AgNO3 के साथ, जबकि क्यों देगा, इसका रीज़न क्या है, टर्मिनल हाइड्रोजन के कारण, जबकि 2-ब्यूटाइन जो होगा नहीं देगा। अब हम आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। तो 27 नंबर क्वेश्चन जो है आसान है। EMF ऑफ द सेल हुज हाफ सेल गिव बिलो। तो इसमें से EMF दिया है और दोनों चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। अब हमें इसमें ई सेल पूछा निकालने के लिए, बोला EMF। तो ये कैसे निकलता है, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड की पोटेंशियल जो दी गई है उसमें से एनोड की पोटेंशियल हम माइनस कर देंगे। तो कैथोड की पोटेंशियल जो दी गई है 0.33 दी गई है, और एनोड की पोटेंशियल जो दी गई है -2.37 दी गई है। अब इसको देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इसमें 0.33 में 2.37 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2.7 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा जो पोटेंशियल होगा 2.7 होगा, सी, ठीक। तो कैथोड माइनस एनोड होता है इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। हाउ मेनी आटम ऑफ कैल्शियम विल बी डिपॉजिटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 बाय करंट ऑफ 25 मिली एम्पियर फ्लोइंग फॉर 60 सेकेंड। तो कितने आटम कैल्शियम के डिपॉजिट होंगे जब सॉल्यूशन में, जब CaCl2 में, जब करंट 25 मिली एम्पियर फ्लो कर रही हो और 60 सेकेंड के लिए। तो चार्ज जो होती है Q होती है, जो वो Q = I/T होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इंटू टाइम। तो सबसे पहले हम 25 मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो एम्पियर में चेंज हो जाएगा, और इसको टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 कूलम, ठीक। तो ये हमारा चार्ज हो गया। तो चार्ज जो हमें मिला कितना मिला, 1.5 कूलम। तो बेसिकली अब हम आगे इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले चार्ज निकालना था। चार्ज के बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें हम देखेंगे कैल्शियम जो है +2 स्टेट में है, ठीक। तो +2 स्टेज में है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कैल्शियम बन जाएगा, ठीक। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो डिपॉजिटेड कैल्शियम आटम है वो कितना होगा, तो 2 × 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जो होता है 96,500 कूलम होती है। तो 2 के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कैल्शियम के लिए, तो 2 कैल्शियम आटम के लिए डिपॉजिटेड कैल्शियम आटम कितना हो जाएगा, आइटम जो होगा वो होगा 6.02 × 10⁻23 आइटम। इतना 2 कैल्शियम आइटम के लिए डिपॉजिट होगा, ठीक। तो अगर हमें चार्ज पहले से पता है तो चार्ज हमें कितना 1.5 है कूलम है, तो इसके लिए कैल्शियम आइटम कितना डिपॉजिटेड होगा। तो सबसे पहले 6.02 × 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 1.5 डिवाइडेड इंटू 2 × 9,6,500। तो इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4.68 × 10⁻18। तो 4.6 × 10⁻18, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। अब आते हैं 29 पे। ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऑफ मोलर मास प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 68.4 ग्राम ऑफ इट्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पाई = क्या होता है, CRT। तो इसमें हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, ठीक। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है, 68.4 ग्राम, ठीक।
और इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, आर से। आर की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं गई है, लेकिन हम आर को 0.82 लेते हैं, 0.82, ठीक है। गैस कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट की वैल्यू है, ये फिक्स होती है। और जो हमें टेम्परेचर दिया गया है 273 केल्विन दिया गया है, ठीक। तो 273 केल्विन हमें टेम्परेचर दिया गया है। इसे हम मोलिकुलर मास से, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो 342 से डिवाइड कर देंगे। तो ये एक ही फार्मूला पे देखिए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये देखिए फार्मूला जब इसमें लगाएंगे और सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमें जो वैल्यू मिलेंगी 4.4778 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी सही है। बस आपको एक फार्मूला लगाना है और आंसर पाना है। तो पाई इक्वल टू CRT, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, रेट कॉन्सेंट और टेम्परेचर। 30 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर सो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ फ्रॉम राउट लॉ। तो इसमें से कौन सी लिक्विड जो है पेयर है वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ से मिलती है। तो बेंजीन मेथनॉल अट्रैक्शन आर स्मॉलर देन दी एवरेज बेंजीन एंड मेथनॉल अट्रैक्शन। सो बेंजीन मेथनॉल लिक्विड पेयर सो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ, तो इक्वल टू दी मेथनॉल। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट। तो बेंजीन मेथनॉल जो होता है, सॉरी, बेंजीन मेथनॉल जो होगा ये राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 का क्या, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेथनॉल इन वाटर हैज वेपर प्रेशर। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेथनॉल जो है वाटर इन वाटर, उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। तो मेथनॉल जो होता है वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है, ठीक। तो इसका मोर देन वाटर, तो मेथनॉल उड़ जाएगा, तो इसका वेपर प्रेशर जो होगा वाटर से अधिक होगा। अब हम आते हैं 32 नंबर पे, द मिक्सचर ऑफ 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 414 ग्राम इथेनॉल, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर मिक्सचर इज। तो मोल फ्रैक्शन इसमें पूछा गया है कितना होगा। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें मोल ऑफ वाटर पता रहना चाहिए, कितना मोल ऑफ वाटर है, ठीक। तो मोल ऑफ वाटर निकालने के लिए गिवन मास अपन मोलर मास करेंगे। तो मिक्सचर 18 ग्राम वाटर दिया गया है पहले से, और वाटर का जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास भी 18 होता है, तो डिवाइड बाई 18 करेंगे, तो इसका जो मोल आएगा वाटर का 1 मोल आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम मोल निकाल लिए, और मोल ऑफ वाटर और मोल ऑफ इथेनॉल अलग से हम इथेनॉल का मोल निकालेंगे, ठीक। तो इथेनॉल का अगर हम मोल निकालते हैं तो गिवन मास अपन मोलर मास 414 डिवाइडेड बाई, अगर हम इथेनॉल का मोलर मास निकालते हैं 46 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसे डिवाइड जब करेंगे फर्दर, ठीक है। अब इसका एक आ गया, इसका मोलर मास, इसका मोल कुछ आएगा, मान लिया कुछ आया, ठीक। अब हम मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल ऑफ वाटर लिखेंगे, ठीक है, जिसका मोल निकालना, मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल मोल यानी वाटर प्लस एथेनॉल का। तो देखिए वाटर की एक आई है और एथेनॉल की 414 डिवाइड बाई 46, तो इसे करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक। तो इससे 9 आई है, तो 1 डिवाइड बाई 10 कितना होगा, 0.1। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये आसान क्वेश्चन है, और देखिए बहुत फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िएगा, हो जाएगा। 33, द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन दिया गया है, द स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब हमें मिलेगा, तो KT जो है इक्वल टू log C डॉट माइनस log CT, ठीक। तो इसमें अगर हम y इक्वल टू mx लगाएं तो log CT जो है वो x एक्सिस पे रहेगी, और टाइम जो होगा हमारा, सॉरी CT जो log CT रहेगा वो हमारा y एक्सिस पे रहेगा, और टाइम जो रहेगा वो हमारा x एक्सिस पे रहेगा, कुछ इस तरह। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे टाइम रहेगा, यहाँ पे log CT रहेगा, ठीक, इधर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। द डेल्टा H वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन कराई जा रही है, 2HCl बन रहा है, और इसमें जो डेल्टा H की वैल्यू निकल रही है -44.2 किलो जूल,
कैलोरी, ठीक है। तो इसमें एनर्जी इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, देन फॉर द अबव रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन E2 इज। तो इसमें पूछा गया है कि जो E1 है एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की, और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन E2, तो ये दोनों में रिलेशन पूछा गया है क्या है। तो जो ऊपर ये रिएक्शन जो दी गई है वो बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है फॉरवर्ड रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक में, वो कम हो जाती है, ठीक है, लेस देन हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, E1 जो होगा वो लेस हो जाएगा E2 से, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, E1 लेस देन E2, तो ऑप्शन बी सही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट इट्स 10% इन 20 मिनट, देन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 19%, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10% कंप्लीट होने में 20 मिनट लग रहा है, तो टाइम कितना लगेगा 19% कंप्लीट होने में। तो बेसिकली ये टाइम पूछा गया है इसमें, और ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है T इक्वल टू 2.303 लैम्डा लॉग A डिवाइड बाई A माइनस एक्स, ठीक। तो इस फार्मूला से अगर हम इसे लगाएंगे तो ये आसानी से लग जाएगा, और ये इसे आप लोग लगा लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, T19 सबसे पहले निकालेंगे और T10 से डिवाइड कर देंगे। T19 यहाँ पे रखेंगे और एक बार T10 का निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमें आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग लगा लीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं 36 नंबर पे। 36 में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PKB। तो पूछा गया सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू PKB की सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो OH जो है विल हैव मिनिमम वैल्यू ऑफ PKA, तो जिसमें PKA की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें PKB की वैल्यू अधिक होगी। सॉरी, PKA की वैल्यू अगर मिनिमम है तो PKB की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो PKB की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब PKA की वैल्यू कम होगी। तो OH में PKA की वैल्यू कम होती है, इस वजह से PKB की वैल्यू ज़्यादा होगी इसमें। 37 में क्या दिया गया, द बेसिक बफर सोल्यूशन इज फॉर्म बाय सेलेक्टिंग द पेयर। तो इसमें से कौन सा बेसिक बफर सोल्यूशन फॉर्म करेगा, कौन सी पेयर में। तो बेसिक बफर सोल्यूशन जो होता है मिक्सचर होती है किसकी, वीक बेस और कंजुगेटेड एसिड की, ठीक है। तो वीक बेस हमें ढूंढना पड़ेगा इसमें, वीक बेस प्लस कंजुगेट एसिड का मिक्सचर होता है बेसिक बफर सोल्यूशन। तो इसमें हम देखेंगे NH4OH, ठीक है, वीक बेस है, और CH3CONH4, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। एसिड दिया गया है, PKA दिया गया है, और इसको मिलाने के लिए दिया गया है। तो CH3COOH जो है उसकी जो PKA की वैल्यू होगी वो समथिंग कितनी होगी PKA की वैल्यू, यानी कि ये एसिड का है तो 4.8, यानी कि A का तीसरा इसमें सही है, यानी कि D वाला नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, A और C में से कोई एक हो सकता है। अब हम देखते हैं CCl3COH, ठीक है। तो इसकी 0.7 के आसपास होती है, तो B का ऑप्शन A हो जाएगा, B का A हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन A हमारा सही है, ठीक। तो इस तरह से मिला लेंगे। और व्हाट इज द pH ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन ऑफ 0.1 m CH3COH एंड 0.1 मोलर NaOH, ठीक। तो इसमें पूछा गया है कि pH इक्विवेलेंस कितनी होगी इसकी। तो pH निकालने के लिए जो फार्मूला होता है pH का वो कितना होता है, कैसे क्या होता है। तो pH इक्वल टू क्या होता, क्या है, 7 + 1/2 PKA + 1/2 log C, ठीक। यही फार्मूला होता है pH निकालने का। तो इस फार्मूले को अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे, इसमें सब वैल्यू देखिए पुट करना है आप लोग को। PKA की वैल्यू दी गई है, आप लोग को PKA की वैल्यू दी गई है, और log C की वैल्यू भी इसमें दी गई है, ठीक। तो आप लोग को PKA की वैल्यू देखिए 1.8 × 10⁵, इसमें सब चीज़ें दी गई हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे फर्दर, तो इसमें 8 और 9 के बीच में आंसर आएगा, तो ऑप्शन सी इसमें आएगा। और ये फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है, ठीक।
और इतना क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसे करा देता हूँ। प्रोटीन जो है पॉलीमर किसका होता है? प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक। तो इसका ये हो जाएगा। और बाकी आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, और ये आसान क्वेश्चन है, ठीक। और कोई भी दिक्कत हो फर्दर तो कमेंट करिए, ताकि आप लोग को सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और पढ़ते रहिए, देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में। ऐसे नहीं कि कोई नीट लेवल का बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन होते हैं, सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, आप लोग कर लेंगे आसानी से, ठीक। ओके, थैंक यू। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वेटनरी से रिलेटेड नई नई वीडियो मिलती रहे। ओके।